हाँ जी। ये शुरू नहीं, वहां से उसको बोलो, वहां से स्टार्ट नहीं है तुम्हारा। शुरू। आप आपसे गुड मॉर्निंग। कहां तक बढ़ाया था कल? मान सिंह के बारे में क्या बताया था? तूने बिहार में गिद्धौर के कौन से राजा को हराया? पूरणमल। गया के कौन से राजा को हराया? अनंत चेरू। खुर्दा के कौन से राजा को हराया? दो अफगानों को हरा के पुरी के मंदिर पे कब्जा किया था, नासिर खान और कतलू खान। पुरी का मंदिर कौन सा था? जगन्नाथ मंदिर। बंगाल में ढाका के कौन से राजा को हराया? वहां से किसकी मूर्ति लाके कहां पे स्थापित करवाया? और ये इनकी कौन सी देवी है? काबुल के अंदर कितने कबीले आए थे? इसलिए झंडे का रंग। और किसके विद्रोह को दबाया था? मिर्जा हकीम। किसके विद्रोह को? मिर्जा हकीम के। शुरुआत में कितने का मनसबदार बनाया गया था? फिर 7,000 किस साल बनाया गया था? भगवंत दास 7 वर्षों तक कहां का गवर्नर था? वो कहां का मिर्जा विद्रोह दबा के आया था? सरनाल। इसलिए क्या देके सम्मानित किया गया? नगाड़ा और झंडा। उसकी राजकुमारी का नाम क्या था? मानबाई की शादी किससे हुई? मानबाई का बेटा कौन था? मानबाई की उपाधि क्या थी? और जहांगीर की शराब की आदतों के कारण उसने, अच्छा, बहरमल जो था उसने अपनी कौन सी राजकुमारी की शादी की? किसके साथ की? हरखाबाई की उपाधि क्या थी? हरखाबाई का बेटा कौन था? बहरमल ने अकबर से संधि कहां पर की थी? कब की थी? 1562। किसकी सहायता से अकबर से मिला था? मजनू खां और कदमी महल किसने बनाया था? और यहाँ पे राजाओं का क्या करते थे? राज तिलक। अमीर पे कब्जा किसने किया था? काकिल देव ने कौन सा मंदिर बनवाया? आमेर इनकी कौन सी राजधानी थी? इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? रामगढ़ में मंदिर कौन सा बनवाया गया? जमुई माता इनकी कौन सी देवी है? ये मंदिर किसने बनवाया था? दुल्हा राय कहां से आया था? सबसे पहले कहां कब्जा किया था? किसको हरा के कब्जा किया था? और दौसा इनकी कैसी राजधानी थी? और इसका वास्तविक नाम क्या था? कछवाहा कौन से भगवान के वंशज है? इसलिए क्या कहा जाता है? कछवाहों की राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी? आमेर, जयपुर और अलवर। आगे लिखो। मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कल्चरल अचीवमेंट ऑफ मानसिंह। मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ मानसिंह। इधर देख लो एक बार थोड़ा सा। 2 नगर बसाए थे इसने। कितने नगर बसाए? कहां पोस्टिंग दी थी पहले? बंगाल में। बंगाल में जब पोस्टिंग दी, कौन से बादशाह ने पोस्टिंग दी? अकबर। तो वहां पर एक शहर बसा के अकबर नगर। कौन सा शहर बसा के? आजकल अकबर नगर को बोलते हैं राजमहल। अब क्या बोलने लगे? बाद में बिहार में पोस्टिंग ली तो अपने नाम से एक शहर बसाया, मानपुर। कौन सा बसाया? बंगाल में कौन सा शहर है? अकबर नगर को आजकल क्या कहते हैं? और बिहार में कौन सा? उधार लो नगर लिखे, टाउन्स। बाहर वो कार्ड चेक वाले भैया खड़े हैं कोई? कहना एक बार इधर देखे मेरी तरफ। गर्म पानी की बोतल ला वहां से। गर्म मतलब गर्म लाना। कौन कौन से 2 नगर बसाए बताओ देखे? अकबर नगर और मानपुर। अकबर नगर को आजकल क्या बोलते हैं? अकबर नगर है बंगाल में, मानपुर है बिहार में। अकबर नगर कहां पर है? बंगाल। और मानपुर कहां पे है? बिहार। ठीक है। 2 किले बनवाए। किले समझ गए? फोर्ट्स। एक बिहार में किला बनवाया रोहतासगढ़। कौन सा किला था? रोहतासगढ़। कहां पे बनवाया रोहतासगढ़ तो? और एक आपके यहीं बनवा लिया आपके जयपुर में, आमेर। आमेर का किला मानसिंह के टाइम में बना। लिख लो दोनों किले। रोहतासगढ़ का किला कहां पे बनवाया? बिहार। आमेर तो अपना है। कौन कौन से 2 किले हो गए बताओ देखे? रोहतासगढ़ और मानपुर। पहले 2 किले कौन कौन, 2 नगर कौन कौन से थे? अकबर नगर और, लिखो, मंदिर, टेम्पल्स। भवानी शंकर मंदिर। बिहार में एक जगह पड़ती है वैकटपुर।
महादेव मंदिर बिहार में कल एक जगह पड़ी थी, गया, अनंत चेरू को हरा के पड़ा था ना। वृंदावन कहां पड़ता है? यूपी। एक वहां बनवाया राधा गोविंद मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर अपने आमेर में। बिहार के वेंकटपुर में कौन सा मंदिर है बताओ देखे? भवानी शंकर। और गया में कौन सा मंदिर है? महादेव। राधा गोविंद का मंदिर कहां पे बनवाया? वृंदा। ये वृंदावन मथुरा साइड में तो वैसे राधा गोविंद की पूजा ही होती है। और अपने जयपुर में कौन सा बनवा लिया? जगत शिरोमणि अपने आमेर में। इसके स्टार लगाना लास्ट वाले, ये ज्यादा काम का अपने अपने वाला। कोई प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा यहां से। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पे? सुनना देखो, मान सिंह का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? मान सिंह की जब बंगाल में पोस्टिंग थी, जगत सिंह बंगाल में साथ में था, और बंगाल के अंदर एक लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। मान सिंह का कौन सा बेटा बंगाल अभियान के अंदर काम आया? इस जगत सिंह की जो मम्मी थी उसका नाम था कनकावती। क्या नाम था? मतलब मान सिंह की तो रानी हो गई, और कनकावती का जो बेटा था उस बेटे का नाम क्या हो गया? तो इस रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में, जो कि कहां पर लड़ता हुआ मारा गया था, उसकी याद में जो मंदिर बनाया, मंदिर कौन सा है? तो किसका बनवाया हुआ है? किसकी याद में बनाया हुआ है? कौन लगता था जगत सिंह इसका? कहां पे लड़ता हुआ मारा गया था? याद रहेगी बात? लिखो, रानी कनकावती ने, क्वीन कनकावती, इसी के आगे लिखे ना चौथे वाले मंदिर के। रानी कनकावती ने, क्वीन कनकावती, रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। किसकी याद में करवाया था? जगत सिंह की याद में। कौन से मंदिर का निर्माण? अच्छा, अब देखो नाम से तो पता नहीं चलता कौन से भगवान जी का है। ये भगवान कृष्ण का मंदिर है। किसका मंदिर है? अरे सुनो, क्या लिखोगे जैसे? क्या लिखोगे? लिखो। ये किसका मंदिर है? भगवान कृष्ण का। मीराबाई वे थे, मीराबाई। मीराबाई किसकी पूजा करते थे? भगवान कृष्ण की। जब मान सिंह ने रेणु ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब वो मूर्ति, जिस मूर्ति की पूजा कौन किया करती थी मेवाड़ में? मीराबाई। वो उठा के ले आए थे, और वही मूर्ति इस मंदिर में है। तो इस मंदिर में ये जो मूर्ति है कहां से लाई गई? चित्तौड़। चित्तौड़ में इसकी पूजा कौन करती थी? भाई बात समझो। अब लिखो, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी, विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी, विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी, विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। मीराबाई कहां करती थी उसकी पूजा? कौन सी मूर्ति की? भगवान कृष्ण की। कौन लेके आ गया उसको? मान सिंह। यहां पर उसको स्थापित करवाया। वो जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? जगत शिरोमणि। मंदिर का नाम जगत शिरोमणि क्यों है? जगत सिंह याद है। जगत सिंह कौन था? मान सिंह कनकावती का बेटा। लिखो, दरबारी विद्वान।
पुंडरीक विठल की किताबों के नाम बताओ देखिए क्या क्या है। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन। तीन तो राग 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 हो गई, तो राग तो क्यों याद कीजिए, आगे वाले तीन नाम याद कर लो, माला मंजरी चंद्रोदय। क्या है बोलो नाम देखे। माला मंजरी, दोबारा बोलो एक बार, माला मंजरी। आगे क्या लगा हुआ इन तीनों के, राग पूरे नाम बोलो, राग माला, राग मंजरी, राग। राजा ने कहा भाई खाली राग निकालने से बात पड़ेगी नहीं, नाच के दिखा। अगला नचा बापड़ा राजा के आगे, तो वो कौन सी है, नर्तन निर्णय। क्या नाम है। तो चारों किताबों के नाम बोलो देखे, राग माला, राग मंजरी। दो किताबें नाम से पता चलती है, मानसिंह के बारे में बखान कर रही है। तो राय मुरारी दास की किताब तो कौन सी है, मान प्रकाश। और जगन्नाथ की किताब कौन सी है, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। क्या है दोबारा बोलो देखे, मानसिंह कीर्ति मुक्ता। क्या नाम है। मानसिंह कीर्ति मुक्त। और पुंडरीक विठल वाली दोबारा बोलो एक बार सारी, राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, राय मुरारी दास की, जगन्नाथ की, मानसिंह कीर्ति मुक्ता। लिखो मानसिंह की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ मानसिंह। अच्छा, मुगलों के पास खुद के पास में और बादशाह से पहले क्या उपाधि हुआ करती थी, मिर्जा। क्या उपाधि होती। फिर मुगलों ने जब खुद ने बादशाह लगाना शुरू कर दिया, तो अपने जो खास राजा होते हैं उनको मिर्जा की उपाधि दे दिया करते। अकबर का खास सेनापति कौन है, मानसिंह, तो उसने मानसिंह को क्या उपाधि दे दी, मिर्जा राजा। तू भाई हमारा मिर्जा राजा है। तो उपाधियां, टाइटल्स। मिर्जा राजा। और दूसरा कौन सा है, फरजंद। फरजंद का मतलब होता है बेटा। फरजंद का मतलब क्या होता है। आपसे कोई पंजाबी में या उर्दू में पूछे तो आपसे पूछ सकता है कि तुम किसके फर्जंद हो, आपको पापा का नाम बताना पड़े। तो क्या क्या उपाधियां बताओ देखे, मिर्जा राजा और फर्जंद। वहां साउथ इंडिया जहांगीर के टाइम में फिर मानसिंह पे जहांगीर को ज्यादा विश्वास था नहीं, क्योंकि जहांगीर जानता था कि मानसिंह जहांगीर को राजा नहीं बना, किसको राजा बनाना चाहता था, खुसरो। तो जहांगीर ने बाद साउथ इंडिया भेज दिया, डिमोशन किए थे बाद में तो, और साउथ इंडिया की तरफ भेज दिया था। वही साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है एलिचपुर। कौन सी जगह, यहाँ एलिचपुर के अंदर डेथ हुई थी। तो मानसिंह की डेथ कहां पर हुई थी, लिख लो नीचे, महाराष्ट्र में एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हुई थी। मानसिंह डाइड एट प्लेस नेम्ड एलिचपुर। एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हुई थी। मानसिंह डाइड एट प्लेस नेम्ड एलिचपुर। एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हुई थी। कहां हुई मानसिंह की मृत्यु, एलिचपुर। मानसिंह कब से कब तक शासन काल है, देख देख। अगला राजा लिखो, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन अगला राजा, मिर्जा राजा जय सिंह। देखो देखिए एक बार शासनकाल देखो कब से कब तक है, 1621 से 1667। कितने साल हो गए लगभग, 46। कितने साल हो गए, लंबा हो गया ना यार। 46 साल एक राजा के लिए कार्यकाल बहुत हो जाता है। आमेर के कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल यदि किसी का था तो वो किसका था, लिख लो। आमेर के कछवाहा शासकों में सबसे लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट रिजिम एमंग कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। आमेर के कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट रिजिम एवं कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। आमेर के कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट रिजिम या लॉन्गेस्ट टेन्योर एवं कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। आमेर में तो अकेला 46 साल तक कौन राजा बना रहा, मिर्जा राजा जैसे। उधर मुगलों में जब ये बना था तब था जहांगीर, बाद जहांगीर मर गया, आ गया सांझा, बाद सांझा मर गया, कौन आ गया, ये हटने का नाम नहीं ले रहा। तो कौन कौन से मुगल बादशाह के साथ काम करके चला गया, जहांगीर के, शाहजहां के और औरंगजेब। लिख लो, इसने जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। ही वर्कड विद जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इसने जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। ही वर्कड विद जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। किस किस के साथ में कार्य किया था बताओ देखिए, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हमने फेसबुक पर एक पेज है स्प्रिंग बोर्ड मीम अड्डा, है ना, वो अपने स्टूडेंट का किसी का बनाया हुआ है। वो स्टूडेंट अपना नाम तो बताते नहीं कौन है, पर है स्टूडेंट ही वो अपने, तो स्प्रिंग बोर्ड की मीम ही बनाते हैं वो। और वो स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट उसी को समझ में आते हैं और किसी को तो समझ में भी नहीं आते हो। तो उन्होंने एक दिन एक मीम बना रखा, नरेंद्र मोदी
बराक ओबामा, दो फोटो लगे हुए। यहाँ नरेंद्र मोदी, यहाँ कौन है? बराक ओबामा। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जो बाइडन। मोदी जी बने तब कौन थे? ओबामा। बीच में कौन आ गया? ट्रंप। बाद में कौन आ गया? फोटो तो वो लगा रखी, नीचे लिख रखा मिर्जा राजा जय सिंह जहांगीर, मिर्जा राजा जय सिंह शाहजहां, मिर्जा राजा जय सिंह। मैंने कहा यार तुम ठीक, इस बार पढ़ाई वाला मीम लेके, मतलब ये उसी बंदे को समझ में आएगा जो पढ़ता है, बाकी किसी को समझ में नहीं। ये एक दिन उन्होंने एक मीम बना रखा कि अशोक गहलोत बैठे और यूं यूं हाथ बंद कर रखा है, ऊपर लिखा रीट लेवल 2 रद्द करने के बाद अशोक गहलोत करे मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बात साथ नहीं हो सकता। मगर यार पढ़े लिखे लोगों के मीम भी पढ़े लिखे टाइप के ही होते हैं, ये फिर पढ़े लिखे लोगों के समझ में आते हैं। पर वो ये मीम तो मुझे लगता है और आगे बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर आएगा, बाइडेन मरने वाला है, कभी मर सकता है वो, बाद में अपनी कमला आएगी। वैसे बाइडेन मरेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला संभालने लग जाएगी, तो छतरी के नीचे कौन आ जाएगी? कमला। तो मुझे एक चौथा और आने वाला है इधर। तो तुम्हें नहीं बताया था कि, तो बात बताई थी ना मैंने कि मोदी जी अमेरिका गए थे ये जो बाइडेन के बनने के बाद, तो उनका एक वो फोटो खूब वायरल हुआ कि बरसात आ रही है, मोदी जी के हाथ में छाता है और कमला हैरिस भागती भी आ रही है उधर से बरसात में। अपने वालों ने किसी नीचे लिखा कि मेरे छतरी के नीचे आ जा। क्यों भीजा कमला खड़ी खड़ी, तो कमला जल्दी छतरी के नीचे आने वाली है। बाइडेन मरेगा और बाइडेन मरेगा तो कमला बननी है बाद में, तो एक और हो जाएगा मौका आगे। तो ये तो मिर्जा राजा जय सिंह आगे निकलता जा रहे हैं। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किस किस के साथ काम किया बताओ देखिए। जहांगीर के टाइम में अपने साउथ इंडिया में एक जगह पड़ती है अहमदनगर, साउथ इंडिया में तो कौन सी है, और जहांगीर के अहमदनगर वालों के साथ लड़ाई चले, और अहमदनगर में उधर जो सेनापति बनके लड़ रहा था उस बंदे का नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था? और मुगलों की भाई पार नहीं पड़ रही थी, मलिक अंबर वहां पे ढंग की लड़ाई कर रहा था एकदम। तो मलिक अंबर के खिलाफ लड़ने के लिए जिस आदमी को उतारा गया था उस आदमी का नाम मिर्जा राजा जय सिंह। तो कोई पूछेगा भाई जहांगीर ने इसे किसके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा? मलिक अंबर कहां का है? साउथ इंडिया महाराष्ट्र में अहमदनगर पड़ता है, लिखो। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर के कौन से बंदे के खिलाफ भेजा था? मलिक अंबर। फिर शाहजहां बना, शाहजहां ने इसको ये उपाधि दी थी मिर्जा राजा। मान सिंह को मिर्जा राजा कौन कहता है? अकबर। इसको मिर्जा राजा कौन कहता है? शाहजहां। और शाहजहां ने इसको भेज दिया था कंधार। कहां भेज दिया? अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम क्या है? कंधार। क्या नाम जगह का? लिखो। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट फॉर कंधार कैंपेन। कंधार अफगानिस्तान में, तथा कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट फॉर कंधार कैंपेन, तथा कंधार अभियान पर भेजा। कौन से अभियान पर भेजा? सेंट फॉर कंधार कैंपेन। कंधार कहां पड़ता है? आप पता नहीं याद होगा कि आपको नहीं होगा। 2001 के आसपास में, 2001 की बात शायद, उससे पहले एक की बात है। हाँ, हमारा एक विमान हाईजैक कर लिया गया था, है ना। हमारा एक यात्रियों से भरा हुआ एक विमान हवाई जहाज हमारा हाईजैक किया गया और उसको हाईजैक करके लेके गए थे कंधार। कहां लेके गए थे? कंधार लेके चले गए। और आतंकवादियों ने मांग की कि हमारे आतंकवादी छोड़े जाए। कुछ 40 से ज्यादा आतंकवादी छोड़ने की मांग की। फिर भारत सरकार ने बार्गेनिंग की, इतने नहीं छोड़ेंगे, इतने नहीं छोड़ेंगे, इतने नहीं छोड़ेंगे। फाइनली 3 छोड़े थे। कितने छोड़े थे? उन 3 में से एक आदमी था आपका मसूद अजहर। कौन था? 2001 के बाद में अपने जितने बम विस्फोट हुए उसी अकेले ने किए। एक आदमी क्या कर सकता है? मसूद अजहर ने बताया। ये लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये जो भी आप संगठनों के नाम सुनते हैं, इनका हैंडलर यदि कोई बंदा रहा तो वो बंदा बाद में कौन रहा? मसूद अजहर। उस कंधार वाले हाईजैक में छोड़ा था। तो कंधार वाला जब हाईजैक हुआ, यात्री थे उसमें खूब सारे थे, 150 गया, ज्यादा ही होंगे, मेरे से याद नहीं अब संख्या तो मुझे। और अपने मीडिया जोरदार चीज है ही। तो यात्री अब ले गए भाई, ले गए तो ले गए। अब उसमें तो सिक्योरिटी थ्रेट तो हो ही गया, सरकार को ध्यान रखना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ध्यान रखना चाहिए। पर अब नहीं रख पाए, उस विमान को हाईजैक कर लिया गया। तो अपने जो जो वो यात्री थे वहां पर, उनके घरों पर पहुंच गई अपनी मीडिया।
मीडिया ने पता लगा लिया भाई उस विमान में यात्री कौन कौन थे, उस आदमी के घर पे चले गए। यही है उस यात्री की मम्मी, जो यात्री फंसा हुआ है कंधार में, आतंकवादियों की पिस्तौल के नीचे उसकी कनपटी है। जानेंगे उसकी मां से कि कैसा लग रहा है। कैसा लगेगा मां को? मां हाय तो बाई करेगी, मेरे बेटे को ले गए, बचाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को बचाओ, यही होगा। और कोई आप 140 के 40 का इन लोगों ने दिखाया। पूरे देश में माहौल बना कि कितने भी आतंकवादी छोड़ दो, विमान वापस आना चाहिए। कितने भी आतंकवादी छोड़ दो लेकिन विमान है, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे आतंकवादियों, छोड़ दो, सबको छोड़ दो, जेलों में जितने बंदे सबको छोड़ दो, सारी बातें मान लो, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, घर वाले यही कहेंगे। ये तो मीडिया की गलती है कि यार ऐसी चीजों को दिखाता है। अब पूरे देश में, वरना तो 140 लोगों के घर वाले कह रहे थे, या 150 जितने लोग थे उनके घर वाले कह रहे। अब पूरा देश बाद में एक ही स्वर में बात करता है, कुछ भी हो जाए लेकिन उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, आतंकवादी छोड़ने पड़े तो सारे छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़े जा सकते हैं? यूं तो कल को कोई कुछ ही कर लेगा। तब कई बार लगता है कि भारत इतना लुल्लपुंज देश है जिसकी हद नहीं। अभिनंदन को पकड़ा था, पूरा देश लगा हुआ था, अभिनंदन को लेके आओ, भले कुछ भी हो जाए, युद्ध रोक दो। क्यों रोक दो? फौजी जब फौज में शामिल होता है तब उसे पता होता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, पकड़ा भी जा सकता है। उसे पहले भी कई पकड़े गए थे, तुम्हें पता ही नहीं कब पकड़ा गया। उनके पकड़े जाते हैं, हमारे पकड़े जाते हैं, ये फौज का हिस्सा है, उस नौकरी का अपने आप में हिस्सा है। पूरा देश चिल्लाए, एक साथ पूरा देश चिल्लाए। और ये सबसे ज्यादा बाउंड्री इकट्ठा करवाते हैं बाद में मीडिया वाले। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के लाएंगे और उन लोगों के बाद में वो करवाएंगे। मीडिया वालों ने 99 का युद्ध हुआ, एक वो बहुत बुरी सी शक्ल की एक पत्रकार है, बरखा दत्त है, देखी होगी। मुझे शक्ल भी देखता हूं, मुझे लगता है कि यार कहां आ गई है। तो उसको मेडल वेडल मिले थे। 99 वाली वॉर की उसने रिपोर्टिंग की थी, कारगिल जाके। कहां जाके रिपोर्टिंग की? ये देखिए, एक महिला पत्रकार फ्रंट पर खड़ी होकर कर रही है वहां से रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है? वहां ऊपर खड़ी और बता रही है, यह है हमारा एक बंकर, देखिए फौजी भाइयों की हालत, नहीं है इनके पास हथियार, बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है बंकर में। तुम्हारा चैनल पाकिस्तान नहीं देखता क्या? उसको नहीं पता चल रहा है क्या कहां पर कितने बंकर है? तुम बता रही हो, साफ साफ लाइव कर रही हो, और कहां पर कितने हथियार है वो और बता रही हो सारे। और भारत लहा लोट था उसकी रिपोर्टिंग पे। ये देखो रिपोर्टिंग इसको कहते। अरे नहीं होनी चाहिए ये ऐसी रिपोर्टिंग। किस काम की है जो हमारे फौजियों को मरवाए? और पाकिस्तान वाले दिल्ली न्यूज चैनल देख देख के बम मारते इधर कि यहां पर इनके हथियार नहीं है, यहां पर इनके फौजी कम है, यहां इनकी चौकियां है। 2008 में हुआ ताजवाड़ा हमला, नीचे लगी हुई अपनी मीडिया, ऊपर वो आतंकवादी बैठे हैं, उधर उनका हैंडलर एक पाकिस्तान में बैठा है, कराची में कहीं बैठा बैठा उनको डिक्टेट कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी मीडिया दिखा रही है। और पहुंच चुके हैं हमारे कमांडो, 50 की संख्या में कमांडो पहुंच गए हैं। अरे भैया 27वें नंबर की मंजिल पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है हमारा कमांडो। उधर से वो करेगा 27 पर एक है। ये मीडिया है, ये रिपोर्टिंग होती है। अपने अपने ज्यादातर पत्रकार वो हैं रीट में नहीं हुआ तो वो बाद में क्या करने लग जाते हैं, पत्रकारिता करने। ज्यादातर भले लोग भी हैं, खूब अच्छे लोग भी हैं, पर ज्यादातर लोग उसी प्रकार के। तो मुझे कंधार में जब भी पढ़ाता हूं तो मुझे याद आता है यार कितनी हाय तोबा मचाई थी उस टाइम देश में, जबकि तब तो इतना टीवी वगैरह भी नहीं था, पर तो भी जितना था उसके माध्यम से इतना मचा गए थे कि पूरे देश में माहौल ही बन गया कि उन सबको छोड़ा जाना चाहिए। गवर्नमेंट भी दबाव में आती है इस टाइम के अंदर कि भाई देश में पूरा जब खिलाफ ही माहौल है, गवर्नमेंट को छोड़ना ही पड़ा उन आतंकवादियों को। वरना मुझे लगता है डंकी और बार्गेनिंग भी होती, नहीं छोड़ने पड़ते, कोई इंटरनेशनल प्रेशर से कैसे न कैसे करके छुड़वाया जा सकता था उस विमान को, और मामला हैंडल किया जा सकता था। वरना उस एक मसूद अजहर को छोड़ा। अब जब भी कभी कोई विस्फोट होता है तब लगता है कि यार कंधार वाला केस है, उस दिन वो केस नहीं हुआ था, यदि विमान नहीं हुआ होता, हमारे वो पकड़े हुए थे, ये कुछ भी नहीं होता। उसके बाद सैकड़ों सैकड़ों तो विस्फोटों में मारे गए होंगे। है बैठा है बाकायदा साहब, अभी वहीं से ऑर्डर देता है, कराची में बैठा बैठा ऑर्डर जारी करता है। सारे जिंदा ही बैठे हैं, कहां जाएंगे। चलो तो कंधार याद रहेगा आपके। तो किसने भेजा था इसको कंधार? अब आ गया आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको भेजा साउथ। कहां पे भेजा? और साउथ में उन दिनों लड़ रहे थे शिवाजी। कौन लड़ रहे थे? शिवाजी। शिवाजी लड़ रहे थे उन दिनों। तो शिवाजी के खिलाफ मुगलों के जितने सेनापति गए उनकी पार नहीं पड़ रही थी। मैंने बताया था शाइस्ता खान नाम का सेनापति था, और जसवंत सिंह के चक्कर में आके शिवाजी ने उसका अंगूठा काट लिया था। तो बाद में शिवाजी को जब कोई भी मुगल सेनापति नहीं पकड़ पा रहा था तो बाद में पकड़ने के लिए किसको भेजा गया? लिखो, औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी।
औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी। औरंगजेब ने इसे किसके खिलाफ भेजा था? शिवाजी के खिलाफ भेजा था। मुगलों का कोई सेनापति शिवाजी को यदि कंट्रोल में करता है तो एकमात्र सेनापति कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। इसके अलावा कोई सेनापति शिवाजी को कंट्रोल में, शिवाजी को मतलब कंट्रोल में क्या किया? भयंकर तरीके से जकड़ लिया था। शिवाजी को सीधे सीधे दो ऑप्शन दिए थे, या तो सरेंडर कर वरना मार देंगे। शिवाजी ने सरेंडर किया, वो तुम जैसे करवाओगे वैसे करो, मारो तो मत रहे। तो बाद में शिवाजी इसके साथ एक संधि करते हैं, उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। क्या नाम है? लिख लो पुरंदर की संधि। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कौन सी संधि है बताओ? देखिए, पुरंदर। किस किसके बीच में? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से कर रहा है? औरंगजेब। एक इटालियन यात्री था निकोलो मनुच्ची। क्या नाम है यात्री का? या मुगलों के सेना के अंदर था, मुगलों की तोपें चलाता, तोपची। कौन था? क्या नाम है? निकोलो। निकोलो मनुच्ची ने एक बुक लिखी है, स्टोरियो द मोगोर। क्या नाम बुक का? स्टोरिया दो मोगोर। मतलब इटालियन भाषा में, इंग्लिश में होती नाम होता स्टोरी ऑफ द मुगल्स। इंग्लिश में होती तब तो नाम क्या हो जाता? स्टोरी ऑफ द मुगल्स। तो इटालियन में लिखित नाम क्या होगा इसका? स्टोरी ऑफ दो मोगोर। किसकी किताब है? कौन था निकोलो मनुच्ची? इटली का था। मुगलों के क्या काम क्या करता था? तोपची, तोपची का काम करता। ये इस संधि का वर्णन करता है। ये तो बड़ी गजब बातें लिखता है। ये लिखता है कि शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह से मिलने के लिए आए और 3 दिन वहीं रहे। कितने दिन तक रहे? और 3 दिन तक दोनों ने ये बातचीत की कि औरंगजेब को कैसे मारना है। दोनों ने मिलकर क्या बातचीत की? अब भगवान जाने बातचीत हुई नहीं हुई, पर कोई पूछेगा कि इटली के कौन से बंदे ने संधि का वर्णन किया? कौन सी किताब में? निकोलो मनुच्ची। कोष्टक में इटली लिख लेना। निकोलो मनुच्ची ने इस संधि का वर्णन किया है। निकोलो मनुच्ची डिस्क्राइब दिस ट्रीटी। निकोलो मनुच्ची ने इस संधि का वर्णन किया है। निकोलो मनुच्ची डिस्क्राइब दिस ट्रीटी। निकोलो मनुच्ची ने इस संधि का वर्णन किया है। निकोलो मनुच्ची डिस्क्राइब दिस ट्रीटी। नीचे लिख लो, निकोलो मनुच्ची की पुस्तक स्टोरिया दो मोगोर, बुक ऑफ निकोलो मनुच्ची। क्या नाम बुक का बताओ? देखिए स्टोरियो दो मोगोर। क्या नाम बताओ? देखिए स्टोरियो दो मोगोर। कौन सी बुक का? निकोलो मनुच्ची, है ना। और कौन सी संधि का वर्णन करता हो? अच्छा, वहां संधि की शिवाजी ने, तो बाद में जय सिंह ने उसको कहा गया तू एक काम कर, तू जाके औरंगजेब से आगरा में जाके मिल ले। तो उसने कहा औरंगजेब मेरे को पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा, मैं यार उसको लिख के दे देता हूँ, लेटर लिख के दे देता हूँ। और जय सिंह ने लेटर भेजा कि औरंगजेब शिवाजी तेरे से बातचीत करने के लिए आगरा आ रहा है और तू थोड़ा ध्यान रखना यार। और औरंगजेब घाघ आदमी था, उसने शिवाजी जैसे आगरा है उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उन्हें हम मारेंगे। अब शिवाजी बेचारा जेल के अंदर बैठा हुआ है और जय सिंह सोचे कि यार शिवाजी मेरे कहने पे गया था, अंदर बैठा बैठा क्या सोच रहा होगा कि उसके चक्कर में नहीं आता तो कम से कम पकड़ा तो नहीं जाता। फिर क्या था, एक तो आप लड़ाई में लड़ते हुए मारे जाते हो, एक आपका बंद करके गोली से उड़ा दे कोई। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आदमी युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, उसे संतोष तो रहता है, मैं मेरे प्रयास कर रहा था, लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया हूं। आप बंद कमरे में बैठे हो, कमरे के बाहर तोप लगा रखी है, एक दिन बादशाह हुक्म आएगा कि तोप उड़ा दो, अंदर पूरे इंटों के समेत आपके चिथड़े भी कर जाएंगे। और मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि यार ये तो औरंगजेब ने गलत किया। तो मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा था, उस बेटे का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? उसने राम सिंह को मैसेज किया कि बेटा राम सिंह, मैं नहीं जानता कैसे साम दाम दंड भेद शिवाजी बाहर आना चाहिए। राम सिंह एक दिन शिवाजी को वहां से भगा देता है। तो शिवाजी को पकड़ने में और शिवाजी को भगाने में दोनों में किसी आदमी का रोल था, तो किसका था? कहते औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी को भगाने वाला कोई आदमी है, तो कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। तो उसने मिर्जा राजा जयसिंह के रसोइये को पटाया, जहर देके मरवाया था इसको। तो मतलब साउथ में वही मरता है मिर्जा राजा जयसिंह की। जगह पड़ती है बुरहानपुर। कौन सी जगह पड़ती है? वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी, लिख लो महाराष्ट्र में। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी।
मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। कहां पर मृत्यु हो गई थी? बुरहानपुर। सुनना, देखो एक बात, कहां पे मृत्यु हुई? बुरहान। मिर्जा राजा जयसिंह के पिताजी का नाम था महासिंह। क्या नाम था? लिखना नहीं है, सुनो। जब ये मरा था तो अपने जोधपुर में एक राजा था जसवंत सिंह। जोधपुर में कौन था? जसवंत सिंह, तो पढ़ा था हमने। तो जसवंत सिंह कहता है, एक दोहा बोलता है उस जय सिंह के बारे में, कि घंट ने बाजे देवरा। क्या दोहा बोलो देखे? घंट ने बाजे देव, शंख ने माने सा, शंख ने माने, घंट ने बाजे देवरा। देवरा कहते हैं मंदिर को। देवरा के कहते हैं? मंदिर में घंटियां बजती है। तो घंट ने बाजे देवरा कि मंदिरों में घंटियां बजनी। शंख ने माने शाह, शाह मतलब बादशाह, और बादशाह ने अब शंका मानना क्या कर दिया है? बंद। मतलब बादशाह अब किसी से डरता नहीं है। पहले बादशाह थोड़ा बहुत शंका माना करता था, लेकिन अब तो फिर वो शंका मानना भी उसने क्या कर दिया है? बंद। अब उस पर दबाव बनाने वाला कोई भी आदमी नहीं है। एकर स्यू फेर आओ जो मारू जैसा, कि हे महासिंह के बेटे जय सिंह, एक बार तू वापस आ, क्योंकि तेरे जाने के बाद मंदिरों की घंटियां बजनी बंद हो गई है और बादशाह ने किसी भी आदमी का दबाव मानने से मना कर दिया है। तो कहते मिर्जा राजा जयसिंह जब तक जिंदा था ना, औरंगजेब की कट्टर नीतियां लागू नहीं हुई थी। ये मंदिर तोड़वाने वगैरह वाली उसकी जो भी नीतियां थी वो इसके मरने के बाद में ज्यादा लागू हुई। वो जब तक था वो इस पे कंट्रोल कर रहा था कि नहीं यार ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वरना हम तेरी तरफ से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद ये ज्यादा बाद में कंट्रोल ही हो गया था। तो कहां पे डेथ हुई थी? बुरहानपुर। कहां पे हुई? तो मान सिंह की तो हुई थी एलिचपुर, और इसकी कहां पर हुई थी? बुरहान। आगे लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धि। अच्छा, अभी आपने जसवंत सिंह को याद कर रहे थे। जसवंत सिंह ने साउथ इंडिया में एक नगर बसाया था, कौन सा बसाया था? जसवंतपुरा। ये बसा के आ गया जयसिंहपुरा। कौन सा बसा के आ गया? जयसिंहपुरा। लिख लो, वही महाराष्ट्र में है सारे। जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड जयसिंहपुरा। जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। जयसिंहपुर, जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। ही फाउंडेड ए टाउन। मैं तो तुमको चेक कर रहा था, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, सो रहे हो जाग रहे हो। कौन से नगर की स्थापना की बताओ देखिए। एक अपने आज आमेर में किला बनाया, जय सिंह ने किला बनाया, इसलिए किले का नाम है जयगढ़। क्या नाम है? लिख लो, जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट। जैसे मेवाड़ वालों की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। वैसे आमेर वालों की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? जय। लिख लो, यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर। यह है आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर। यह है आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर। कहते हैं जिस पहाड़ पे बनाया गया था उस पहाड़ पे पहले चील बहुत ज्यादा रहती थी। क्या रहती थी? तो इस पहाड़ का नाम ही था चील का टोला। क्या नाम था? ईगल हिल का, दो या चील का टोला ही बोला करते थे इसको। लेकिन बाद में जब ये बना दिया गया, किला बना दिया गया, उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? तो ईगल हिल कहते थे। क्या कहा करते थे इसको? चील का। लिखो देख, पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस पैलेस इज कॉल्ड एज ईगल हिल। अर्लियर दिस पैलेस वॉज कॉल्ड एज ईगल हिल। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस पैलेस वॉज कॉल्ड एज ईगल हिल। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। लिखो, दरबारी विद्वान। फेमस विद्वान वे, यदि आप में से किसी ने नाम सुना हो तो बिहारी जी। नाम सुना होगा। और बिहारी जी ने श्रृंगार रस के खूब सारे दोहे लिखे। खूब सारे कितने? तो 700 दोहे लिखे। कितने लिखे? और 700 वाली जो भी किताबें होती है उनको क्या बोलते हैं? सतसई। क्या बोलते हैं? तो किताब का नाम क्या हो गया? बिहारी सतसई। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे न घाव करे गंभीर। ये सतसई के दोहरे देखने में छोटे छोटे लगते हैं पर तीर के समान है, अंदर चुभते हैं जाके। बिहारी सतसई। बिहारी जी ने कौन सी किताब लिखी? श्रृंगार रस के खूब सारे दोहे। हिंदी लिटरेचर किसका सब्जेक्ट है आप में से? खूब सारे लोगों का। चलो बिहारी जी के 5 दोहे सुनाओ, कोई देखे। कौन सुनाएगा बिहारी जी के 5 दोहे? तो फिर लिटरेचर लेके क्या किया तुमने? चलो तो अगला लिख लो, कल याद करके आना, पूछूंगा मैं। राय कवि। भारत की उच्च शिक्षा की गिरती हुई हालत है कि लिटरेचर के बंदे को 5 दोहे नहीं आते। जयसिंह चरित्र राय कवि की बुक है।
राय कवि की बुक का नाम क्या है? जयसिंह सर। और एक और लिख लो, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र लिखो, इनके आगे किताब नहीं लिखनी, मैं बताता हूं वैसे लिखो। लिखो, यह बिहारी जी के भांजे थे। ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। यह बिहारी जी के भांजे थे। ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। कितनी बुक्स लिखी? ही रोट 52 बुक्स। खूब सारी होगी, फिर क्या नाम पढ़ने आपने। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। अब भाई उन किताबों में क्या लिखा हुआ है? तो मिर्जा राजा जयसिंह साउथ इंडिया में जो लड़ाइयां लड़के आया था, उनकी जानकारी कोई राइटर देता है, वो राइटर कौन सा है? लिखो, इन पुस्तकों से, दीज बुक्स, इन पुस्तकों से मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। बिहारी जी की बुक तो कौन सी है? बिहारी सत सही। राय कवि की कौन सी है? जयसिंह चरित्र। कुलपति मिश्र कितनी किताबें लिख गए? क्या जानकारी है इनमें? अगला राजा लिखो। बिहारी जी के स्टार लगा लेना ना। और लिटरेचर वालों, तुम दो याद करके रखा करो। तुमसे इंटरव्यू में पक्का पूछेंगे। जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट उनको लिटरेचर दिखेगा, पूछेंगे वो तुमसे कि लिटरेचर के बारे में क्या जानते हो। तब उनको कहना कि हम तो राजा वन वीक सीरीज पढ़ते थे, हमें क्या पता लिटरेचर क्या होती है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में लिटरेचर देख लो। क्योंकि होता क्या है कि भाई लिटरेचर देखते अगला और कुछ नहीं, सिंपली कर देला, दोहे बता। उसको ये तो पता है भाई लिटरेचर में दोहे तो है ही, तो पूछ ले, फिर अपने वैसे जवाब देंगे, नहीं सर हमें तो आता ही नहीं, तो बुरा लगता है थोड़ा सा। हालांकि जानते वो भी है, सामने बैठे होते हैं कि नहीं आता, पर उधर जो बैठा होता है उसको कोई ना कोई सवाल पूछना ही होता है, तो वो पूछ लेता है आपसे। हालांकि आप उनसे पूछ लो सर आपको आते हैं क्या, तो क्या पता उनको भी नहीं आ पाए, पर आप तो पूछ नहीं सकते ना सवाल, तो वही पूछेंगे आपसे, तो फिर जवाब ही देना पड़े। हाँ हाँ, किसी भी राइटर के, किसके सुनाओगे? अच्छा वहां आरपीसी में क्या, वो तो अगला पूछे उसके। ये होने चाहिए ना भाई, 5 रहीम जी के याद हो गए, 4-5 तुलसीदास जी के याद हो गए, कबीर जी के याद हो गए, मीराबाई के याद रहे, बड़े बड़े जो राइटर है उनके बारे में। हाँ बिहारी जी के सुनाओ लो। कहत वो मीरा राधा जी वाला, राधा जी वाला है, हाँ सुनाओ। माइक माइक दो माइक, थोड़ी देर तो मेरे को रेस्ट मिले। चल रहा है, शुरू है या नहीं है? हाँ बोलो। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लज्जात है। धीरे 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 एक एक बोलो ताकि इनको समझ में, तो इनको समझ भी नहीं है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लज्जात है, भरे भवन में करत है नैननी सोबात। दोबारा बोलो, एक बार धीरे धीरे बोलो, इनको ताकि आए। कहत नटत, आगे रिजत खिजत मिलत लज्जात। क्या हुआ बोलो रे? कहत ही आया, दोबारा दो। कहत नटत रिजत खिजियात मिलत लज्जियात है। हाँ भरे भवन में करत है नैनन से बात। राधा भगवान कृष्ण वाला वही है राधा जी के लिए, कि भाई राधा और भगवान कृष्ण के लिए, कि वो गोपियों के लिए भगवान कृष्ण का, वैसे राधा जी के साथ कमरा भरा हुआ है एकदम, और उसके अंदर आप वैसे तो आप बातचीत कर नहीं सकते। भरे भवन में करत है नैनन से सो बात है, कि उसके अंदर ही वो आंखों के अंदर नाराज भी हो रही है, कुछ बात भी कह रही है, राजी भी हो रही है। तो कहत कह रही है, नटत मना कर रही है, कहत नटत रिजत राजी हो रही है, खिजत नाराज हो रही है, मिलत मिलने की बात करी, लजियात शर्म आ रही है, भरे भवन में करत है नैनन से सो बात है, कि वैसे तो बातचीत कर नहीं सकती बोल के, तो इसलिए ये सब बातें किस माध्यम से की जा रही है? नैनन से। किसका दुआई है? बिहारी जी। किसका है? तो वीर रस है, श्रृंगार रस है। मिलने की बातें तो श्रृंगार रस है, वीर रस में उड़ा दे तलवार से। और सुनो,
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहनी से देन कहे नटी जाए। दोबारा, एक बार दोबारा बोलो, देखिए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, स्लो मोशन में। बतरस लालच लाल की बतरस लालच लाल की, ठीक है। मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, बांसुरी छुपा दी, ठीक है। सोहे करे बोहनी हसे देन कहे नटी जाए। दोबारा बोलो। सोहे करे बोहनी हसे, सोहे करे बोहनी हसे, बोहनी से, हाँ। देन कहे नटी जाए। देन कही नटी नटी जाए। जाए। बताओ, मेरा नहीं पढ़ा हुआ था पहले, अर्थ बताओ भाई। मोटा मोटा समझ में आता, पर एग्जैक्टली किस सेंस में उन्होंने क्या कहा याद नहीं है? वह मुरली छुपा दी भगवान कृष्ण की, तो कौन कह रहा है कि इनको वापस दी जाए? इधर याद नहीं, कोई नहीं, कोई, शाबाश, दो सुनाए, वही बड़ी बात। और किसको याद है? दो याद तो हुए, हाँ? और कौन सुना रहा है? तेरे को याद है? कौन सा? बैठ जा चुपचाप, फर्जी फर्जी दो ही याद रखता है। वो एक फर्जी सा दो है, वो इन सबको याद रहता है। आप ही बता दो क्यों, फिर तेरे को अर्थ और बताना पड़ेगा क्यों बोला ऐसा। हाँ, अरे हुआ क्या कि एक बार मिर्जा राजा जयसिंह के कोई एक रानी थी, बहुत सुंदर थी, और उससे शादी करने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने दरबार में जाना बंद कर दिया। हनीमून लंबा चल गया राजा का। अब यार दरबार में 100 काम होते हैं, काम कौन करे? राजा दरबार में नहीं जाए तो जो बाकी दरबारी थे, बाकी जो मंत्री थे, हिम्मत किसको राजा को जाके कहे कि राजा जी आप दरबार के अंदर आओ? तो बिहारी जी को कहा कि बिहारी जी आप कोई दोहा लिख के भेजो कि राजा नाराज भी नहीं हो और दरबार में आ जाए। तो बिहारी जी एक दोहा लिख के भेजते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो तो आगे कौन हवाल। अली कहते हैं भंवरे को। अली किसको कहते हैं? भंवरा मंडराता रहता है, तो कली, कली का मतलब कली हो गया, फूल कली जो अपना होता है। अली कली सो बंध्यो तो आगे कौन हवाल। तो वो कहता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, पराग फूलों का रस, पराग पराग कणर बोलते हैं अपने साइंस में यूज लेते हैं ऐसे शब्द। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधु मतलब शहद, है ना? तो कहता है कि भाई न तो अभी तक फूलों में रस है, न इनके अंदर अभी शहद है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं अभी तक इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। अली कली सो बंध्यो, भंवरा कली पर जब इतना मंडरा रहा है तो आगे कौन हवाल है। जब फूल बन जाएगा कली, तब बाद में राजा की क्या हालत होगी? जब राजा की अभी भयंकर हालत हो रही है, अभी भी महलों से बाहर नहीं आ रहा है। मिर्जा राजा जयसिंह उस दोहे पे इतने राजी हुए थे कि दरबार में आए थे, और दरबार में आके बिहारी जी को 1 लाख सोने के सिक्के जारी किए थे उस एक दोहे के लिए कि यार मतलब ये आदमी किसने मेरी बेइज्जती भी नहीं की, मुझे बुला भी लिया और सीधा सीधा कह भी दिया कि भाई अब तुम्हें हनीमून बंद करना चाहिए अपना, और दरबार में आके बाकी काम करने चाहिए। ये याद था। ऐसे ऐसे दो याद करता रहता है, ढंग के दो याद करता नहीं। चल ये कली और फूल पर कम ध्यान दिया कर। अच्छा, तो बिहारी जी के अच्छे अच्छे दो हैं। मुझे एक याद है, हम छोटी क्लासों में बुला करते थे, 5वीं तक स्कूल के अंदर बुलाया करते, तब एक दोहा था, शायद बिहारी जी का ही है वो, कि एक गांव के अंदर एक बंदा है जो सेंट बेचने के लिए गया है। क्या बेचने के लिए गया है? सेंट। और उस गांव के अंदर किसी भी आदमी का पहले सेंट देखा हुआ नहीं था, तो वो वहां जाता और वहां जाके कहता है भाई सेंट ले लो, सेंट ले लो। अब गांव में कोई कुछ ही बेचने के लिए जाए तो गांव वाले इकट्ठे तो हो ही जाते हैं, तो गांव वाले इकट्ठे हुए, तो उसने एक उस गांव वालों का क्या है, क्या दिखा भाई हमें, तो उसने एक बंदे का हाथ आगे कर, हाथ आगे किया, तो उसने सेंट की 2-3 ड्रॉप डाली और कहा देख देखे कैसा है। उस बंदे ने चखा और चखे का मीठा है। भाई जिस आदमी को पता ही नहीं है वो तो यही बताएगा। तो कर फुलेल को आचमन, फुलेल मतलब फूलों का रस, सेंट भी फूलों से बनता है, तो फुलेल कर फुलेल को आचमन, आचमन का मतलब होता है चखना। क्या मतलब होता है? कर फुलेल को आचमन, सेंट को चख कर मीठो कहते सराही। उसने क्या कहकर सराहना की उसकी? मीठा, मीठा कहकर सराहना की, बहुत मीठा है। रे गंधी मति अंध तू, हे गंध बेचने वाले व्यक्ति, हे सेंट बेचने वाले व्यक्ति, मति अंध तू, दिमाग से क्या हो गया है? पागल। मति मतलब बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहते हैं मति अंध हो गया आदमी कि हे गंधी मति अंध तू, कि हे गंध बेचने वाले गंधी, तू क्या हो गया? मति से अंध। इतर दिखावत का ही, ऐसे लोगों को इत्र दिखा रहा है जिन लोगों को इत्र के बारे में कोई भी जानकारी। कवि कहना चाहता है कि कोई भी वस्तु किसी सुपात्र को दी जानी चाहिए। कोई भी वस्तु किसी, जो आदमी जिसके बारे में जानता हो उसको वो ज्ञान दोगे तब तो उसके काम का है, और उसके अलावा किसी आदमी को दोगे तो उसी के वो काम का। और ये हैबिट डालो, दोहे वगैरह तो सब लोग यूं याद किया करो, ये काम आते हैं। ऐसे कभी आंसर राइटिंग करोगे उनके अंदर काम आएंगे, हिंदी के अंदर ऐसे वगैरह लिखोगे उनमें काम आएंगे, और बोलने में काम आते हैं। कई बार कई चीजों को बोलने के लिए 10 लाइनें यूज में लेनी पड़ती है, दोहे के माध्यम से वो 10 लाइनें 2 में कन्वर्ट होती है। हमारे एक सीनियर थे महेंद्र प्रताप सिंह, 2008 में उनकी 8वीं रैंक थी। वो अक्सर हमें क्लास के अंदर सुनाया करते कि उनके पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में नंबर आए 200 में से 170। कितने नंबर आए 200 में से? एक पेपर ही खेल खत्म कर गया। 200 में 170 नंबर मतलब पूरे में से पूरे ही आ गया। तब हमारे 37 क्वेश्चन आया करते, 37 क्वेश्चन आया करते। 37 क्वेश्चन में नंबर कितने कटे? 30। मतलब एक क्वेश्चन में एक एक नंबर भी नहीं कट रहा है, पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं बंदे के।
तो हम उनसे पूछते हैं भाई भैया कैसे किया सर, ये आपने कैसे किया, इतने नंबर कैसे आई है? तो वो बताते कि यार वैसे नॉर्मल जो आंसर थे वो आंसर ही लिखे, फिर भी आप वाले आंसर में क्या अलग बात है? तो वो कहते हैं यार मैं इसे कोटेशन खूब यूज में लेता हूँ, वैसे कोटेशन लिख देता हूँ, इस प्रकार की कविताओं की लाइनें लिख देता हूँ। कविताओं की लाइनें पॉलिटिकल साइंस में कैसे लिख देते हो? तो उनका जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में बताइए, तुम लोग क्या लिखते हो? तो ऐसे पूरी क्लास बता दी कि भाई हम लिखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आजादी के बाद से ठीक नहीं है। भारत हालांकि संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी साथ नहीं देता। और ज्यादा अच्छा लिखने कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे कि पाकिस्तान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा बिहेव करता है। वो कभी कहता है कि हमें क्रिकेट मैच खेलने हैं, लेकिन पीछे से हमारे कारगिल में अटैक कर देता है। कभी वो कहता है कि हमें भारत पाकिस्तान के बीच में रेलवे लाइन चलानी है, और पीछे से आतंकवादियों को भेजकर हमारी सीमा पर हमले कर देता है। एक तरफ वो आगरा में मीटिंग का दावा करता है, दूसरी तरफ हमारी संसद पर हमला कर देता है। और अब भारत को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ इस प्रकार के रिश्ते नहीं चलेंगे। अब भारत पाकिस्तान के साथ तभी दोस्ती करेगा जब पाकिस्तान वास्तव में दोस्ती करना चाहेगा। दोस्ती का हाथ कभी भी एक तरफ से बढ़ता यही होगा। मैं लिखूंगा आप लिखो, यही लिखेंगे, नॉर्मल बात है भाई, जो संबंध है वही बताए जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, मैं तो उसमें ये लिख के आया था कि क्या ये जरूरी है कि हर बार अमन की बोली दिल्ली बोले? क्या ये जरूरी है कि हर बार अमन की बोली दिल्ली बोले? कभी तो यारो तुम भी लाहौर से बोलो। आप बोले 10 लाइनें उन 1.5 लाइनों से फीकी है। अब होता क्या, एक बंदे के पास में 10 कॉपियां गई, उन 10 कॉपियों में से 9 कॉपी में जो मैंने आंसर लिखा था वो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो शब्दों को, वो है। एक कॉपी गई जिसके अंदर ये लाइनें, पढ़ने वाले को अलग लगती है ना, अलग है, उसमें नंबर है। सीधी सी बात है, बात सेम की सेम थी, थोड़ी सी अलग बात थी। आपको नंबर दिए उसने, मान लो 2 5 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 2 नंबर दिए, उनको दे दिए 3। 12 क्वेश्चन आते थे मुझे, अभी याद है 5-5 नंबर वाले, एक नंबर भी ज्यादा लेके गए। तो कितने नंबर ज्यादा ले गए? 5 क्वेश्चन तब 20-20 नंबर के आया करते थे। 20-20 वाले में आपने किए, आपके नंबर आए 20-20 वाले में 11। उन्होंने थोड़े ढंग के किए, थोड़ी इस प्रकार की लैंग्वेज लिख ली, उनके नंबर आ गए 13। तो 5 क्वेश्चन में 2-2 नंबर ज्यादा लेके नंबर कितने हो गए? बता, एक पेपर में 22 नंबर ज्यादा। एक पेपर में 22 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। तब पेपर लगा करते 8। कितने पेपर हुआ करते? मैं कहता हूं 8 में 22 छोड़ो, 10-10 भी ज्यादा ले जाए तो कितने नंबर है? इतना तो खेल ही होता है पूरा, इतना गैप तो होता ही नहीं कि फर्स्ट रैंक जिसकी आ रही है और जो बाद में बाहर हो रहा है उनके बीच में इतना तो गैप ही नहीं है। और इतना एक बंदा आपसे ज्यादा ले गया। तो ये चीजें याद करके रखा करो, ये पे करती है, कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती है, लैंग्वेज सुधरती है आपकी। मैं आपको कई बार मैंने आपको बताया कि आपके साथ गंभीर समस्या ये है कि आपको लैंग्वेज आती नहीं। मैं अभी कल परसों में वापस ऑफिस में बैठा बैठा बात कर रहा था कि मेरा बस चले तो मैं आरएस में केवल हिंदी इंग्लिश पढ़ाऊं और कुछ ही ना पढ़ाऊं। किन बच्चों को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है वो पढ़ा दी जाए, इनके सिलेक्शन हो जाएंगे। ये हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी है, कभी पढ़ लोगे, कभी भी पढ़ लोगे, कोई भी पढ़ लेगा इनको। हिंदी इंग्लिश ऐसी चीजें हैं जो आदमी को पढ़ाने से नहीं आती, उनमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, उनके लिए इधर उधर की चीजें पढ़नी पड़ती है, उनके लिए साहित्य पढ़ना पड़ता है। पर आप में से कोई आदमी साहित्य पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं क्लासों में, पहले हमारे टाइम में क्लासों के अंदर बातें भी लोग वैसी क्या करते कि यार वो चित्रलेखा तूने पढ़ लिया क्या, तेरे पास पढ़ा है? तो हाँ चित्रलेखा पढ़ा है, वो दे दूंगा। तो राग दरबारी तू मुझे दे देना। गोदान पढ़ लिया तूने? हाँ गोदान पढ़ लिया, तो गोदान मुझे दे देना। गबन मेरे पास पढ़ा, गबन तू ले जाना। मेला अंचल तू पढ़ ले, और कोई दूसरी कोई किताब हो मेरे को ला दे, तेरे पास पड़ी है। आजकल मैं बच्चों को कह दूं कि चित्रलेखा, तो वो देखता है कोई लड़की का नाम ही होगा, कोई बॉलीवुड में नई हीरोइन आ गई होगी। कई तो यूं सही और कर देते हैं, सर वो चित्रलेखा नहीं है, पत्रलेखा है, जो राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड है। अरे वो नहीं है यार, ये चित्रलेखा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार है, उन्होंने लिखा था चित्रलेखा। कितने लोगों ने पढ़ा चित्रलेखा? एक। आप क्लास में जने बैठे हो 600। तो बाद में यही हालत रहती है, बाद रिजल्ट में भी इसी प्रकार की हालत रहती है अपने। तो थोड़ा सा हैबिट डालिए पढ़ने की। कई बार स्टूडेंट आके पूछता है कि सर मैं एक्स्ट्रा क्या पढ़ूं, ये सर ये तो मेरे काम ही नहीं है, ये ही आएगी काम। ये दिमाग के तंतु खोलती है, ये वास्तव में आपको ब्रॉड करती है। साहित्य और फिल्में जितनी देखी जाए, जितनी पढ़ी जाए, उतनी कम है। जब क्लास में मैं बोलता हूँ कि भाई फिल्में देख लेनी चाहिए, तो स्टूडेंट को लगता है कि यार ये कोई तरीका हुआ, सर ने ऐसे कैसे कह दिया फिल्में देख लेनी चाहिए। पर फिल्में वाकई आपके दिमाग को बहुत सही करती है, और उसमें भी वर्ल्ड सिनेमा, बॉलीवुड की फिल्में देखनी चाहिए। वाकई उससे दिमाग ढंगा होगा, समझने की क्षमताएं विकसित ज्यादा होगी, बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छा बोल पाओगे, ज्यादा अच्छा कर पाओगे। तो भाषा पे कमांड करना शुरू कीजिए, भाषा के माध्यम से आदमी दुनिया पे राज कर ले। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ज्ञान का लेवल कोई हो सकता है, जिनको बोलना आ गया, और बोलना उन्हीं को आता है जिनके भाषा पे कमांड हो जाती है। आपकी भाषा पे एकदम ही कमांड नहीं है। मुझे अब भी याद है, शुरुआत के अंदर जब मैं पढ़ाया करता तो मान लो मैं वर्ड पढ़ाया, तो मैं तीसरे चौथे दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवानी शुरू कर देता कि यार लिख के लाना, कल कुंभा का क्वेश्चन लिख के लाना, और मैं बताऊंगा तुम्हें इसमें क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। आजकल मैंने आजकल तो आपको देने बंद कर दिया, अब देने शुरू किए, तो महीना भर हो गया, और मुझे अब भी पक्का पता है कि आपको लिखना नहीं आता। अब मेरा तो अब ये रहता है कि लिखे तो सही, कुछ ही लिखे, गलत लिखे, पर थोड़ा थोड़ा हैबिट के अंदर आ जाए। स्टूडेंट अब भी मेरे को तीसरे दिन आकर है, सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करो? आंसर राइटिंग
तेरे को ऊआ की मात्रा लगनी नहीं आती अभी। आंसर राइटिंग बहुत बड़ी चीज है, तू तो एक बार पढ़ ले, थोड़े दिन पढ़ लेगा 4-5 महीने, तो जैसा जो पढ़ा है इसको लिखना सीख जाएगा। आजकल सारे ऐसे ही आंसर लिख रहे हैं, इसलिए चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो तेरा भाई सिलेक्ट होगा उसको भी तेरा जितना ही आता है, तो ये लिख के आ जाएगा तो भी खूब है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाले तो जमा नहीं गए कि कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नाम की भी चीज होती है। वो वही लोग क्या करते थे जिनकी भाषा बहुत अच्छी हुआ करती थी। आपकी भाषा बिगड़ी हुई है। फिर कई बार कोई स्टूडेंट आके पूछता है, सर ये अशुद्धियां होती है, इसके नंबर करते हैं क्या? नहीं करते। हिस्ट्री में तो नहीं करते, पर हिंदी में आता ही नहीं, 0 आते हैं। फिर तो ऐसे थोड़ी है कि हिस्ट्री में तो तू अशुद्धियां करेगा, हिंदी में ध्यान रख लेगा। जो अशुद्धि हिस्ट्री में करेगा वो सेम की सेम अशुद्धि कहां करेगा? हिंदी वाला मास्टर बाद नंबर देता है 27। आप तो पिछली बार जितने लोग फेल हुए, मान लो इंटरव्यू देके 2000 या मेंस देके मान लो 25,000, सेलेक्ट किए हुए 1000, 24 फेल है ना। उनके मेंस में नंबर देख लो, चौथे पेपर में नहीं है, हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं है, बाकी सब में नंबर है। फिर कई बार कोई टावर कहता है बाकियों में सर मेहनत कर लूं खूब सारी तो हिंदी इंग्लिश को दूर नहीं कर सकता है। अरे कैसे किया जा सकता है? बाकियों का मैंने दिन आपको पहले ही बताया था। आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो मेरी हिस्ट्री अच्छी, मेरी ज्योग्राफी अच्छी है तो आपकी पॉलिटी अच्छी है। जीके के सारे सब्जेक्ट कभी किसी के बराबर हो ही नहीं सकते, उनके अंदर वेरिएशन रहेगा हमेशा। हिंदी इंग्लिश वाले सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इनके अंदर वेरिएशन ज्यादा, उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, इनमें ज्यादा वेरिएशन रहेगा हमेशा। हिंदी इंग्लिश यदि किसी की अच्छी है तो उनके नंबर आते हैं 120, 125, 130। जिनकी बुरी होती है उनके नंबर आते हैं 60, 65, 70। हद है 70, तो कितने नंबर का डिफरेंस आ गया? 50 नंबर का डिफरेंस कहां पूरा कर लोगे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है 5 नंबर का था, एक को 2 मिल सकते हैं, एक को 2.5 मिल सकते हैं, एक को 3 मिल सकते हैं, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता। उधर वाला वेरिएशन खूब सारा हो जाता है। इसलिए साहित्य पढ़ने की हैबिट डालिए। साहित्य वाकई बहुत सहायता करता है, खूब सारी चीजों में सहायता करता है। बोलने का, लिखने का, समझने का, कई चीजें सीखोगे तो डालोगे हैबिट। कौन सी किताब पढ़ोगे? उपन्यास आपसे नहीं पढ़े जाएंगे ना, उपन्यास बहुत लंबे लंबे होते हैं। एक बुक आती है समानांतर एक दुनिया, क्या नाम है बुक का? समानांतर एक दुनिया, राजेंद्र यादव की बुक है। किसकी बुक है? उसमें कहानियां है, कहानियां पढ़ने की हैबिट डालना, कहानियां थोड़ी सिंपल पढ़ी जाती है। समानांतर एक दुनिया समानांतर एक दुनिया, राजेंद्र यादव। आप तो वैसे समानांतर एक दुनिया मांगोगे तो ही मिल जाएगी। हाँ, 2-4 और बताएं। आज से मेरे वाला नोट्स तो फेंकोगे साइड में। मैं और बताऊं, देखो हम दिलीप सर से जाके पूछते सर 2-4 और बताओ, तो सर कहते ऐसे नहीं पढ़नी। तो दुकान वाले को जाके कहे कि प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां दे दो। किताब आती है प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां, रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानियां, फणीश्वरनाथ रेणु की श्रेष्ठ कहानियां, या ये छोड़ो, भारत की श्रेष्ठ कहानियां, रूस की श्रेष्ठ कहानियां, जापान की श्रेष्ठ कहानियां, इंग्लिश हिंदी दोनों में। रसिया की फेमस कहानियां इंग्लिश में लिख दी किसी ने, रसिया की फेमस कहानियां किसी ने किसी में लिख दी। अब आप रसिया की फेमस कहानियां ला रहे हो तो रसिया की टॉप 10 जो अच्छी अच्छी स्टोरी है वो आपको पढ़ने को मिल गई। अब अपनी किताब के नाम का क्या करना है, जो अच्छी अच्छी कहानियां थी वो तो पढ़ ली, और ये हैबिट डाला कीजिए। और अक्सर ये तो सीडी बसों में जाते हैं ना, अपने इस बैग में रखा कीजिए छोटी किताबें से। और ये जिनके भी घर दूर है और सीट यदि मिल जाती हो बस में, तब तो धक्के मुक्के खा के जाना पड़े, तब तो मतलब ही क्या है। तो हैबिट डालिए उस टाइम पढ़े, पर उसके लिए एक त्याग करना पड़ेगा और वो आप कर नहीं पाओगे। मोबाइल बंद करना पड़े। क्या बंद करना पड़े? ये कंसंट्रेशन तोड़ता है बाद में, ये नहीं पढ़ा जाए बाद में। तो किताबों वाली हैबिट तो होनी चाहिए। जो किताबें पढ़ी हुई रहती है तो चीजें खूब समझ में आती है, इधर उधर की चीजें जुड़ती है दिमाग के अंदर, कि आप रिलेट कर लेते हो कि यार ये वाली चीज वहां से भी जुड़ जाएगी, ये वहां से जुड़ जाएगी, और चीजें जितनी दिमाग में जुड़ी हुई रहेगी उतनी अच्छी लिखी जाएगी। एक फेसबुक पे एक राइटर लिखते हैं, ये भी यदि चलाते हो तो फेसबुक भी ढंग से चला लिया करो। फेसबुक पे एक राइटर है, नॉर्वे के एक डॉक्टर साहब है, प्रवीण झा। क्या नाम है? प्रवीण झा नाम करके, नॉर्वे के डॉक्टर है, एमबीबीएस के भी डॉक्टर, वो नहीं पीएचडी वाले डॉक्टर ने, एमबीबीएस के डॉक्टर है, नॉर्वे रहते हैं, बिहार के अपने। वो यो कहानियां लिखते रहते हैं, और उनका ये वो शौक ही है, कहानियां। यूं बच्चों की कहानियां लिख दी, पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानियां लिख दी, इंदिरा गांधी के टाइम की कहानियां लिख दी, और बहुत ही इजी इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। भाई लैंग्वेज भी इतनी कोई टफ नहीं, आप पढ़ लिया करें, उनका पेज फॉलो कर लिया करें, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। आपको थोड़ा और अच्छा पढ़ना हो, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है कमलाकांत त्रिपाठी, तो वो सर खूब सारी अच्छी लिखते हैं। पर फिर आप क्या करते हो, सबसे पहले तो उस बंदे को जाके भेजते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट। और वो त्रिपाठी सर है, वो तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे ही भेजते हैं वापस आपको मैसेज और करते हैं कि तुम मुझे जानते कैसे हो और तुम मुझे क्यों पढ़ना चाहते हो। तो अपने क्यों भेजनी फ्रेंड रिक्वेस्ट? अपने तो सीधा सीधा जाके उनके पेज पे गए, सी फर्स्ट किया उनको, आपको दिख जाएगी उनकी, वो पढ़ लीजिए एक तो। और आपने 2-3 बार ऐसे पेज पढ़ लिए, प्रवीण झा सर वाला वो पेज पढ़ लिया, उन कमलाकांत त्रिपाठी सर वाला वो पेज पढ़ लिया, उसके बाद फेसबुक पे आपको वही वो पेज आएंगे सामने, एल्गोरिदम सेट हो जाएगा, उसके बाद ये पॉलिटिकल न्यूज आएगी नहीं। वरना अपने फेसबुक पे न्यूज कैसी आती है सारी बीजेपी कांग्रेस, आधा दिमाग तो वो खराब करती है, इधर उधर की बातें। या आती है अपने वो छात्र नेता वाले,
उस टाइप वाली पोस्ट आती है, चुनाव का सा टाइम होता है, उनमें क्यों ध्यान दिया जाए, वो बड़ा पढ़ लिया जाए उधर से। वो मैंने एक बार बच्चों को बताया किसी क्लास में, एक कोई यूपी के एक और राइटर जिन्होंने मुगलों पे किताब लिख रखी थी, लेटर मुगल्स पे किताब लिख रखी, औरंगजेब के बाद वाले मुगलों पे, राजगोपाल सिंह वर्मा और वो डेली फेसबुक पे लिखा करते थे। तो मेरी उनकी एक बुक पढ़ी हुई थी, उन सर की एक बुक पढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा यार बच्चों को बता देते हैं, लेटर मुगल्स की कहानियां ये पढ़ लेंगे, अपने क्लास में सुनाते हैं, थोड़ी बहुत वहां पढ़ेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट जागेगा और पढ़ने का शौक होगा। अब बच्चों ने सबने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की, तो उन्होंने दिन फेसबुक पे लिखा कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर मुझे आजकल सारी की सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट राजस्थान से आ रही है, और वो सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट 19 से 25 साल के बच्चों की आ रही है, और उनमें ज्यादातर बच्चों के हाथों में हथियार लेके फोटो है, अपनी जनता की खिंचवाई भी, यार जट उस टाइप की फोटो खिंचवाई भी, सिद्धू मूसेवाला लगाया हुआ। फिर किसी ने, अपने स्टूडेंट ने लिखा कि हमारे एक सर है, उन्होंने कहा था कि आपको पढ़ लिया जाए, हम पढ़ेंगे तो कम पर देख तो लेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज ही देंगे आपको, तो आपने भेजनी नहीं कि अगला कोई बंदा परेशान हो, अपने जाके पढ़ लिया जाए, पढ़ लोगे तो ठीक है, अपने आप ही समझ में चीजें आ जाएगी। आई बात समझ में? परवीन जाके तो खूब किताबें ही आती है, और एकदम पतली 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 किताबें आती है। मैं हाँ, खुशहाली का पंचनामा, खुशहाली का पंचनामा तो उनके नॉर्वे पर उन्होंने उस पर लिखी। मेरे तो क्या पॉलिटिकल किस्से जो होते हैं उनमें खूब रुचि रहती है हमेशा, तो मैं वो वाली किताबें उठा उठा के लाता हूँ। तो मैं तो अभी इन पिछले 10 एक दिनों के अंदर 3-4 पढ़ ली होगी, क्योंकि लाइव भी पढ़ी थी, इतने दिन टाइम नहीं मिल रहा था, बीच में एक दिन बीकानेर गया था, तो जाते टाइम और आते टाइम 2 किताबें खत्म की, 200-250 पन्नों की किताब थी, गए तब तक वही खत्म हो गई, आए तब तक ये खत्म हो गई, और एकदम यू बड़ी भाई 200-250 पन्नों मतलब ये भी समझिए बहुत पतले पतले से अक्षर है, बहुत मोटे मोटे अक्षरों के अंदर, एक पेज के अंदर ले दे के 10 एक लाइनें, कई किताबें तो 100 पेज की, 150 पेज की है। 2 किताबें खत्म की, एक अमेरिका पे लिखी हुई थी, एक पाकिस्तान पे लिखी हुई थी। अब आपको पाकिस्तान की किससे पता है, अब आपको अमेरिका किससे पता है। फिर कोई क्लास में चलो मुझे बताओ, अरे सर को तो अमेरिका कहते हैं, अरे एक किताब पढ़ी उससे आगे, इसमें कौन सी महाभारत है करनी, थोड़ी बहुत चीजें अपने को पता होती है, थोड़ा बहुत वहां पढ़ते हैं तब चीजें और पता चल जाती है। तो हैबिट डालिए, एक आधी किताब यूं पढ़ा कीजिए, किताबें पढ़ना अच्छा होता है, ये नोट्स वोट्स सब हो जाएंगे, ये पढ़ लोगे। जिन बच्चों के साहित्य पढ़ा हुआ रहता है उनके पढ़ने की क्षमताएं तेज हो जाती है, पढ़ने की गति तेज हो जाती है। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। लिखो देखे कितने साल राज किया, देखो सवाई जयसिंह ने, बताओ देखे कितने साल, कितने में मुगल बादशाह आगे 7, कितने मुगल बादशाह आगे, क्योंकि औरंगजेब के बाद वाले मुगल बादशाह थे जल्दी जल्दी तेज हुए, कि किसी का टाइम 2 साल और किसी का 4 साल और किसी का 5 साल है ना। तो लिखो, इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। ही वर्कड विद 7 मुगल एम्परर। सात मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। ही वर्कड विद 7 मुगल एम्परर। कितने मुगल बादशाहों के साथ काम किया। औरंगजेब मरता है, औरंगजेब के मरने के बाद उसके 2 बेटे आपस में लड़ लेते हैं। एक बेटे का नाम था मुअज्जम, क्या नाम था मुअज्जम, क्या नाम है, और एक बेटे का नाम है आजम, क्या नाम बेटे का। तो 2 बेटे कौन कौन हुए, मुअज्जम और आजम नाम के 2 बेटे, ये आपस में लड़ लिए। सवाई जयसिंह ने साथ दिया आजम का। सवाई जयसिंह किसका साथ दिया, इसका छोटा भाई था सवाई जयसिंह का विजय सिंह, कौन था, उसने साथ दिया। जीत गया मुअज्जम, मुअज्जम जीता तो मुअज्जम ने अपना नाम चेंज किया और अपना नाम रख लिया बहादुर शाह। क्या नाम रख लिया, तो किस नाम से मुगल बादशाह बन गया, बहादुर शाह। अब इसने का लिस्ट बनाओ अपने खिलाफ कौन कौन था, पता चला अपने खिलाफ कौन था, तो इसने आमेर पर अटैक किया, सवाई जयसिंह को हटा दिया और यहां का राजा किसको बना दिया, और पाकिस्तान का, इसका सॉरी आमेर का नाम बदल के पाकिस्तान की राजधानी कर दिया। क्या कर दिया या कर दिया मोमिनाबाद। क्या कर दिया, तो नाम बदल के इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। किसने, बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम पहले क्या हुआ करता, अपने कौन से भाई से लड़ा, तब सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया, और सवाई जयसिंह बेरोजगार। फिर आगे की कहानी आपको पता है, देबारी समझौता होता है। देबारी समझौते में सवाई जयसिंह गया, उसकी पहली लाइन ही क्या है कि अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। तो बाद में अजीत सिंह, सवाई जयसिंह और मेवाड़ वालों की सेना आई, पहले हमला किया उन्होंने मारवाड़ पे। कहां पे हमला किया, मुगलों का राज खत्म करके 1708 में वहां पे अजीत सिंह को क्या बनाया, राजा पड़ा। 1708 में देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह वहां का राजा बनता, पड़ा था हमने। बाद में 1709 में हमला करते हैं इधर जयपुर पे, और यहाँ पे युद्ध होता है सांभर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, दोनों राजा मिलके आते हैं। कौन कौन दोनों राजा, अजीत सिंह और सवाई जयसिंह। साथ में मेवाड़ वालों की सेना थी, पर राजा 2 ही आए थे। कौन कौन, सवाई जयसिंह और अजीत सिंह। और मुगलों के एक सेनापति को हराते हैं इस युद्ध में, सैयद हुसैन। कौन से सेनापति को हराते हैं, और वापस कहां पे कब्जा करते हैं, अपने आमेर। तो सवाई जयसिंह कौन से युद्ध को जीत के वापस आमेर का राजा बना, सांभर का युद्ध कब हुआ। कौन कौन से 2 राजाओं की सेना आई, कौन से मुगल सेनापति को रहा, कौन सा युद्ध, 2 रियासतों ने मिलकर जीता। इसलिए बाद में कहा गया कि सांभर झील में जितना भी नमक निकलेगा दोनों रियासतों का है।
सांबर झील पे आधा अधिकार किसका? आमेर। आधा अधिकार किसका? मारवाड़। आधा जयपुर का और आधा किसका? जोधपुर का। बाद में जब अंग्रेज आ गए थे ना, तो अंग्रेजों ने सांबर झील खरीद ली थी 2.5 लाख रुपए में। कितने में खरीद ली? तो भी कहते हैं 1.25 लाख रुपए जयपुर और 1.25 लाख रुपए कौन रखेगा? जोधपुर। तो कोई आपसे पूछेगी राजस्थान के कौन सी झील पे 2 रियासतों का कंट्रोल था? देखो, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। लाइन चेंज करके लिखो। मुअज्जम जीत गया तथा बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। मुअज्जम won and became Mughal emperor with name of बहादुर शाह फर्स्ट। मुअज्जम जीत गया तथा बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। मुअज्जम won and became Mughal emperor with name of बहादुर शाह फर्स्ट। मुअज्जम won and became Mughal emperor with name of बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बना? मुगल। लाइन चेंज करके लिखो। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण किया। बहादुर शाह फर्स्ट अटैक्ड ऑन आमेर। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण किया। बहादुर शाह फर्स्ट अटैक्ड ऑन आमेर। आमेर पर आक्रमण किया तथा सवाई जयसिंह को हटा दिया। एंड डिपोज्ड सवाई जयसिंह। तथा सवाई जयसिंह को हटा दिया। एंड डिपोज्ड सवाई जयसिंह। तथा विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। अपॉइंटेड विजय सिंह एज किंग ऑफ आमेर। विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। एंड अपॉइंटेड विजय सिंह एज किंग ऑफ आमेर। तथा आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। रीनेम्ड आमेर एज इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। तथा आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड आमेर एज इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस्लामाबाद या विजय सिंह भाई था। सवाई जय सिंह विजय सिंह 2 भाई। लिख लिया? नीचे चेंज करके लिखो। 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी सवाई जयसिंह देबारी समझौते में शामिल हुआ। सवाई जयसिंह जॉइंट देबारी एग्रीमेंट। सवाई जयसिंह देबारी समझौते में शामिल हुआ। सवाई जयसिंह जॉइंट देबारी एग्रीमेंट। ये बात तो पढ़ी हुई थी अपने। आगे हेडिंग डाल दो, सांभर का युद्ध। सांभर का युद्ध, बैटल ऑफ सांभर कब हुआ? 1700। लिखो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, मारवाड़ के अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह की संयुक्त सेनाओं ने, जॉइंट मिलिट्री ऑफ अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ एंड सवाई जयसिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह की संयुक्त सेनाओं ने, जॉइंट मिलिट्री ऑफ अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ एंड सवाई जयसिंह, अजीत सिंह मारवाड़ तथा सवाई जयसिंह की संयुक्त सेनाओं ने, जॉइंट मिलिट्री ऑफ अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ एंड सवाई जयसिंह, मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हरा दिया था। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन, मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हरा दिया था। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन, मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हरा दिया था। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन, मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हरा दिया था। किसने? अजीत सिंह और किसको हरा दिया? मुगल सेनापति। एक लाइन और लिख लो। तथा सवाई जयसिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया।
एंड सवाई जयसिंह रिकैप्चर्ड आमेर। तथा सवाई जयसिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। एंड सवाई जयसिंह रिकैप्चर्ड आमेर। एक लाइन नीचे और लिखो, फिर बॉक्स में बंद करना उसको। सांबर झील पर मारवाड़ तथा आमेर का संयुक्त अधिकार था। समझ जाओगे ना इस युद्ध के बाद। सांबर झील पर मारवाड़ तथा आमेर का संयुक्त अधिकार था। मारवाड़ एंड आमेर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन लेक सांबर। मारवाड़ एंड आमेर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन लेक सांबर। सांबर झील पर मारवाड़ तथा आमेर का संयुक्त अधिकार था। इधर एक दिल्ली में मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बादशाह बना? मैंने बताई दी थी बात आपको। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में दिल्ली से जो जितना दूर था उसने टैक्स देना बंद कर दिया। जो दिल्ली से दूर थे उन्होंने टैक्स देने, बंगाल ने टैक्स देना बंद कर दिया, साउथ ने टैक्स देना बंद कर दिया, गुजरात ने टैक्स देना बंद कर दिया। अपने राजस्थान में किसी ने यदि मुगलों को टैक्स देना उधर बंद कर दिया, भरतपुर। किसने बंद कर दिया? भरतपुर वाला इलाका पहले मुगलों के अंडर में आया करता था, लेकिन अब इन्होंने वहां पर टैक्स देना बंद कर दिया। अब शुरुआत में तो टैक्स देना बंद किया कोई नहीं, अब भरतपुर वालों ने काम नया शुरू किया कि मुगलों की गाड़ियां जब भरतपुर से होकर निकलती तो लूट लेते, और उल्टा मुगलों का देख तुम देके जाओ इधर टैक्स। तो मोहम्मद शाह रंगीला लगाकर मरवा दिया। अब एक तरीका क्या कि भरतपुर पर आक्रमण करे और भरतपुर पर आक्रमण करके टैक्स लेके जाए, पर ये तो भाई की औकात नहीं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को कहा कि यार सवाई जयसिंह तू भरतपुर वाला मैटर देख ले थोड़ा। सवाई जयसिंह अपने भरतपुर आता है और भरतपुर आके देखता है कि यहाँ पे तो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई का नाम है मोहकम सिंह, क्या नाम है, और एक भाई का नाम है बदन सिंह। कौन कौन दो भाई बताओ देखे? मोहकम सिंह और बदन सिंह। राजा कौन बना हुआ है? मोहकम सिंह। बनना चाहता कौन है? तो सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को कहा कि यदि मैं तेरे को भरतपुर का राजा बना दूं तो उसने कहा तू कहेगा वैसे मैं बात मान लूंगा। तो कहा मुगलों की गाड़ियां नहीं लूटोगे इधर से? कहा ठीक है नहीं लूटेंगे। तो बदन सिंह को राजा बनाया, इसको एक जागीर दी गई डीग। कौन सी जागीर दे दी? और एक उपाधि दे दी ब्रिजराज। क्या उपाधि दी भैया? अपने भरतपुर वाला मथुरा वाला इलाका क्या कहलाता? ब्रिज कहलाता ना, ब्रिज प्रदेश। तो ब्रिज का राजा होगा इसलिए उपाधि क्या है? तो भरतपुर में शांति स्थापित हो गई किसकी वजह से? सवाई जयसिंह। किसने भेजा था? तो मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा राजीवार, उसने सवाई जयसिंह को एक उपाधि दी, राज राजेश्वर। क्या उपाधि दी कि भाई तू तो राजाओं का ही क्या है? राजा है। तू तो राजाओं का बनाने वाला राजा है, इसलिए उपाधि क्या होगी इसकी? कौन सा विद्रोह दबाने के कारण? भरतपुर में कौन कौन दो बंदे लड़ रहे थे? सवाई जयसिंह किसका साथ देता है? कौन सी जागीर देता है? कौन सी उपाधि देता है? देखो भरतपुर में इन भरतपुर मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह। मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह। मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह। लाइन चेंज कर लिखो। इसने बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी। ही गेव डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज तो बदन सिंह। इसने बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी। ही गेव डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज तो बदन सिंह। इसने बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी। ही गेव डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज तो बदन सिंह। लाइन चेंज करके लिखना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ राज राजेश्वर टू हिम। इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ राज राजेश्वर टू हिम। किसे दी राज राजेश्वर की उपाधि? सवाई जयसिंह। किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला। बताओ देखिए हुरडा सम्मेलन में बीकानेर से कौन आया था? जोरावर सिंह। कौन आया था? कहां से? और जोधपुर से कौन आया था? अभय सिंह। अच्छा हुरडा सम्मेलन में अध्यक्ष बनने को कौन कौन लड़ पड़े थे? अभय सिंह और सवाई जयसिंह। इनके बीच में पंगा हो गया था। बीकानेर वालों के और जोधपुर वालों के बीच में एक लड़ाई होती है। अजमेर में एक जगह पड़ती है गंगवाना। कौन सी जगह? गंगवाना का युद्ध होता है 1741 में। कब होता है युद्ध? किस किस के बीच में बताओ देखे? अभय सिंह और जोरावर सिंह। अभय सिंह कहां का राजा है? मारवाड़। जोरावर सिंह कहां का है? कौन सा युद्ध हो रहा है?
गंगवाना कहां पड़ता है? अजमेर। कहां पड़ता है? मुझे बताओ देखिए, इस युद्ध में सवाई जय सिंह किसका साथ देगा? अभय सिंह से तो उसकी बनती नहीं, तो किसका साथ देगा? तो जोरावर सिंह का साथ देता है। और किसको हराता है? अभय सिंह। उतारो ऐसे कैसे उतारो। गंगवाना का युद्ध। ठीक है, लिखो। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया तथा अभय सिंह को हराया। सवाई जयसिंह हेल्प जोरावर सिंह एंड डिफीटेड अभय सिंह इन दिस बैटल। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया तथा अभय सिंह को हराया। सवाई जयसिंह हेल्प जोरावर सिंह एंड डिफीटेड अभय सिंह इन दिस बैटल। किसका साथ दिया था? जोरावर सिंह का। किसको हराया था? अभय सिंह। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मालवा और गुजरात दो ऐसी जगह हुआ करती जिन पे मुगल खुद ध्यान रखना चाहते थे। मालवा में कब्जा करना चाहते हैं मराठे। कौन कब्जा करना चाहते हैं? मुगलों के दिन ढल रहे थे, दिन संवर किसके रहे थे? मराठों। तो मराठे कहां पे कब्जा करना चाहते हैं? मालवा। तो मालवा को बचाने के लिए मुगलों ने सवाई जयसिंह को कमांडर बनाया। मालवा किसको सौंपा? सवाई जय। 3 बार। कितनी बार? मालवा मुगल अपने अलावा किसी को नहीं दिया करते थे, पर दबाव में आके किसको दिया था उन्होंने? सवाई जयसिंह। कितनी बार? लिखो। सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। सवाई जयसिंह वॉज अपॉइंटेड मुगल गवर्नर ऑफ मालवा 3 टाइम्स। सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। सवाई जयसिंह वॉज अपॉइंटेड मुगल गवर्नर ऑफ मालवा 3 टाइम्स। स्टार लगाना है। सवाल पूछा हुआ कितनी बार बनाया गया था? 3 बार के नीचे अंडरलाइन करना। सवाई जयसिंह वॉज अपॉइंटेड मुगल गवर्नर ऑफ मालवा 3 टाइम्स। कितनी बार बनाया गया था? 3 बार। कहां का मुगल गवर्नर बनाया गया था? मालवा। किसको? सवाई जयसिंह को। अच्छा, मालवा में किससे लड़ना है जाके? मराठों से। लिखो, सवाई जयसिंह वर्सेस मराठास। मैं 3 यूज लिख रहा हूं, तो लेफ्ट में लिखना ताकि राइट में जगह बचे। लिख लिए? कौन कौन से 3 युद्ध बताओ देखे। पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध और राम। पील सूद में सवाई जयसिंह जीता, बाकी दोनों में मराठे जीते। लिख लो, पील सूद के आगे लिख लो सवाई जयसिंह की जीत। सवाई जयसिंह वोन, बाकी दोनों में लिख लो मराठास वोन। दोनों में मराठे जीते। पील सूद में तो किसकी जीत हुई? सवाई जयसिंह। बाकी दोनों में थोड़ा सा इधर ध्यान देना। देखो, पील सूद का युद्ध कब हुआ है? 1715। कौन जीत गए? सवाई जयसिंह। मराठे हार गए। तो एक बार तो मराठे हार के भागे भाई यहां से। मराठों का इधर मालवा में पार नहीं पड़ी। वापस आए मराठे कई सालों बाद। कब आए? 1733। कौन सा युद्ध हुआ? इसमें कौन जीत गए? मतलब कौन हारा? सवाई जयसिंह हारा, तो उसके समझ में अकेले पार, तो वो गया मेवाड़ वाले संग्राम सिंह के पास। किसके पास गया? मेवाड़ वाले। और मेवाड़ वाले संग्राम सिंह को कहा कि एक मीटिंग बुलाओ ताकि मराठों के खिलाफ मिलकर लड़े। पर वो मीटिंग कौन सी बुलाई गई? हुरडा।
हुरडा सम्मेलन में कहा गया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कहां पे मैंने कहा था सवाई जयसिंह अकेला ही गया था और कोई साथ देने के लिए नहीं गया, मराठों ने कूट पीट के निकाल दिया। तीसरा युद्ध कौन सा है? बोले पड़ गई चीज। तो सवाई जयसिंह इधर हारा है तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। जब उनका मालवा पे कब्जा हुआ तो संग्राम सिंह से वो क्या लेना शुरू कर देते हैं? चौथ। ये तो पढ़ाया था पहले। अब मोहम्मद जैसे मालवा पे कब्जा हुआ मराठों का, अब मराठे गए दिल्ली और दिल्ली जाके मोहम्मद सरंगीला का चौथ दे। उसने किस बात की रक्षा करेंगे? किससे? तो काम से हम नहीं आएंगे दोबारा। तो बेचारा मोहम्मद सरंगीला तंग हो गया। तो मोहम्मद सरंगीला ने सवाई जयसिंह को कहा कि तुमसे चौथ नहीं लेते क्या? उसने कहा आते हैं कई बार, फिर नहीं देते हम। तो क्या करते हो? लठ बजाते हैं, लड़ाई करते हैं। तो उसने कहा मेरे से मांगते हैं ये, मैं क्या करूं? उसने कहा तू ही लड़ दे। उसने लड़ाई का नाम मतलब चुप रहे यार, ऐसी बात करता, मेरी पीवी उतर जाती है फालतू में, तो फिर इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने कहा काम करेगा, तू मेरा भाई है कि हाँ, कि तुम मराठों से समझौता कर कि मैं मराठों को टैक्स दे दूंगा, पर मराठे लेने के लिए दिल्ली ना आए। टैक्स लेने के लिए कहां पर नहीं आए? या दिल्ली आके जब यूं थप्पड़ मार के लेते हैं तो बुरा लगता है। देख मैं इनके भेज दूंगा महाराष्ट्र। कहां भेज दूंगा? तो उसने कहा ठीक है भाई। तो फिर ये मराठों के पेशवा के साथ समझौता करता है। पेशवा का नाम है बालाजी बाजीराव। क्या नाम पेशवा का? बाजीराव फर्स्ट था, बाजीराव मस्तानी वाला। बाजीराव मस्तानी वाला जो बाजीराव था उसका जो बेटा है उसका नाम क्या है? यदि आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो लास्ट के अंदर दीपिका पादुकोण को बाजीराव का बेटा जो गिरफ्तार कर लेता है, वो बाजीराव का बेटा जो गिरफ्तार करता है उसका नाम क्या है? प्रियंका चोपड़ा का जो बेटा होता है उसका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। और ये बाद में सवाई जयसिंह के साथ एक समझौता करता है। सवाई जयसिंह इसके साथ एक समझौता करता है, धौलपुर समझौता। कौन सा करता है? 1741 में। कब करता है? लाइन छोड़ के लिखो। 1741 ईस्वी में, इन 1741 एडी। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। ही कंक्लूडेड धौलपुर एग्रीमेंट विद मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। ही कंक्लूडेड धौलपुर एग्रीमेंट विद मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ क्या किया था? धौलपुर समझौता किया था। ही कंक्लूडेड धौलपुर एग्रीमेंट विद मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखे लास्ट क्या दिया था मैंने? अमीर, अमीर दिया था। ठीक है, देखो बिजोलिया अभिलेख पर टिप्पणी लिखी। राइट ए कमेंट ऑन बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। बिजोलिया अभिलेख पर टिप्पणी लिखो। राइट ए कमेंट ऑन बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। कौन से अभिलेख पर टिप्पणी लिखो? बिजोलिया। राइट ए कमेंट ऑन बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। 100 शब्दों में। एक और लिख लो, हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखो। राइट ए कमेंट ऑन हुरडा कॉन्फ्रेंस। हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखो। राइट ए कमेंट ऑन हुरडा कॉन्फ्रेंस। ये 50 शब्दों में। और ना देख देख के लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले पढ़ लिया करो, हाथों हाथ लिख लिया करो। लिखना जरूरी है, सही गलत कोई जरूरी नहीं। लिखिए आप, मैं एक दिन समझाऊंगा कैसे लिखते हैं, मैं क्लास में बता दूंगा बहुत ढंग से, पर लिखने की हैबिट डालिए। कल मारवाड़ वंश का टेस्ट है, मतलब राठौड़ों का ना, मारवाड़ और बीकानेर।